हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। क्या है? इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट के अंदर नए नए कौन से ट्रेंड है जिसके थ्रू मैनेजमेंट आसानी से की जा सकती है। तो इसने बोला कि मैनेजमेंट है ना, कोई स्टेटिक चीज़ नहीं है, स्टेटिक नेचर नहीं है मैनेजमेंट का। जो मैनेजमेंट का है वो आप बोल सकते हो डायनामिक नेचर होता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है मैनेजमेंट करने के तौर तरीके, पैटर्न वगैरह वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो उन्हीं में से आज हम कुछ 7-8 पॉइंट जो हैं अलग अलग, जिसके थ्रू मैनेजमेंट को ईजिली हैंडल किया जा सकता है या मैनेजमेंट ईजिली की जा सकती है, वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्या नाम है? देखें, बिजनेस प्रोसेस यानी कि बिजनेस की प्रोसेस को क्या करना है, री इंजीनियरिंग, दोबारा से आपको बनाना है। यानी कि जो बेसिक है ना, जिसके बेस है जो प्रोसेस का, उसको चेंज करने के रिगार्डिंग बात की गई है। ऑब्वियसली बात है कि चेंज करेंगे तो सर कॉस्ट को कम करना, क्वालिटी मेंटेन करना, इसके रिगार्डिंग ही होगा, है ना। हाँ जी, आइए देखिए पढ़ते हैं। तो बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग को BPR भी बोलते हैं। बीपीआर की एक फंडामेंटल रीथिंकिंग है, यानी कि दोबारा से आपका पुनर्विचार करना पड़ेगा। रेडिकल, मौलिक जो हो सकता है, या रीडिजाइन करना बिजनेस की प्रोसेस को। देखो, किसको रीडिजाइन करना है? जो बिजनेस की प्रोसेस है, ठीक है। क्यों रीडिजाइन करना है? टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, कि ताकि इंप्रूवमेंट आप किया जा सके, बड़े लेवल पर इंप्रूवमेंट किया जा सके इन क्रिटिकल टेम्परेरी कॉन्टेम्परेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि जो आप बोल सकते हो कि जो परफॉर्मेंस को अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग जो आप प्रोसेस पहले यूज करते थे उसके अंदर चेंज लाना। लाइक कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके अंदर कोई इंप्लीमेंट लाना। क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, सर्विस या स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पीड को, है ना, कस्टमर तक डिलीवर करने की स्पीड को कैसे आप तेज कर सकते हो। इसी चीज़ को जो बेसिक है ना, जिसके पास बेसिक मान लें कि एक जो प्रोसेस है उसमें 7 स्टेप होते हैं कंप्लीट करने के लिए, मान लिया। तो अब आपको क्या करना है, उस स्टेप्स को कम करना है, लेकिन कम करते टाइम क्या ध्यान रखना है कि क्वालिटी में कोई चेंज ना हो, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंजीनियर विल वर्क टू अचीव एक्टिविटी टू परफॉर्म्ड हाउ, मतलब कैसे, कैसे आप ये बोल सकते हो कि मिनिमम रिसोर्स का यूज करके मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। यही क्या कहलाता है आपका री इंजीनियरिंग करना। यानी कि जो पहले से काम करते आ रहे हो उसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है, स्किल्ड पर्सन जो हम बोल सकते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। यानी कि काम को आप बोल सकते हैं ईजी वे में करना, कम समय में करना, क्वालिटी मेंटेन करके रखना, ये इसका मैटर इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी जो होती है वो कैसे री इंजीनियरिंग प्रोसेस का यूज करती है, तो वो करती किस लिए? टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी ऑन की प्रोसेस। जो की प्रोसेस का मतलब जो पहले से प्रोसेस आपकी चलती आ रही हो, डेट इम्पैक्ट कस्टमर, यानी कि जो भी प्रोसेस जो कस्टमर पे इम्पैक्ट डालती है उसके अंदर चेंज लाना, क्या कहलाता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्योंकि इंजीनियर तो हम पहले बन चुके हैं ना, पहले प्रोसेस हमने डेवलप कर दी थी। कैसे किया जा सकता है? कॉस्ट को रिड्यूस करके, साइकिल टाइम इन द सेंस है कि जो यूज कर रहे हैं, जो प्रोसेस है उसको कम करके, या फिर क्वालिटी को इम्प्रूव करके भी हम री इंजीनियरिंग की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग का? पहला, कस्टमर फोकस। क्यों? अभी हम पढ़ गए कि सर कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिवली। स्पीड, स्पीड का मतलब जो साइकिल टाइम जो लग रहा था वो कम लगना चाहिए। कंपैरिजन, यानी कि आप पहले से बेटर काम करो, इस टाइप से आपको कंपैरिजन करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई चेंज करना पड़ जाए तो उसमें ऐसा नहीं कि रिजिड नहीं बनानी आपको प्रोसेस, फ्लेक्सिबल बनानी है, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, क्या करना? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना मेन एम है। इनोवेशन, R&D डिपार्टमेंट के थ्रू आप इनोवेट कर सकते हो, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में, नए नए इनोवेशन आएंगे, तभी तो आप कुछ करोगे ना। और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का। कौन कौन सा? कस्टमर पे फोकस, स्पीड बढ़ाना, कंपैरिजन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी। ये था आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। छोटा है लेकिन इतना ही याद करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में अपना नहीं दे रखा है।
फिर आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट तो देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या दे रखा है, नंबर 1 क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या दे रखा है, इट इज़ ए मैनेजमेंट फिलोसफी है, यानी कि इसके अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्शन है, फंक्शन है, उनको इंटीग्रेट करना, उनको एक साथ लेकर काम करना ताकि कस्टमर की नीड को पूरा किया जा सके और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, चाहे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, उनको भी अचीव करना। अब ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन कौन कौन से हैं, लाइक डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, कस्टमर, इन सब का मिक्सर इस तरीके से यूज करना है आपको, ठीक है, कि टोटल क्वालिटी है वो बनी रहे। या सिंपली इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, कि डू द राइट थिंग, जो सही चीज़ें हैं सिर्फ वही कीजिएगा, वेस्टेज नहीं करनी है, राइट टाइम फर्स्ट, पहली बार भी सही करनी है और एवरी टाइम, और हर बार ही सही करनी है, कि वन टाइम शॉट नहीं है ये। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तभी आप कर पाओगे जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे करते रहोगे। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि इनफाइनेटली वेरिएबल है, यानी कि अनंत रूप से चलने वाला है, या वेरिएबल बोल सकते हो, घटक है, या फिर अडोप्टेबल हो सकता है, ठीक है, ये देना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है कि जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है, सेक्शन है, डिपार्टमेंट हैं, उनको मिलकर काम करना ताकि कस्टमर की नीड को पूरा किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। और ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, टू डू द राइट थिंग, राइट टाइम फर्स्ट और एवरी टाइम, यानी कि हर बार सही करना। अब बात कर लेते हैं हम प्रिंसिपल्स की, कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले मैनेजमेंट कमिटमेंट। क्या दिया गया है, मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, देखिए पहले प्लानिंग करेगा, फिर उसको पूरा करेगा, डू कुछ काम करेगा, फिर वो देखेगा जो काम कर रहा है उसको चेक करना, और चेक करने के बाद अगर कुछ कमियां हैं तो उसके ऊपर एक्शन लेना, यही काम करता है ना मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो यह मैनेजमेंट का काम यही होता है। तो इसी के थ्रू हम क्या करें, देखो प्लानिंग करने के लिए क्या हो सकता है, डायरेक्ट कर सकता है या इनडायरेक्ट, ड्राइव्ड हो सकता है। डू काम कैसे करेगा सर, वो डिप्लॉय करके, यानी कि लोगों को वहाँ पर अपॉइंट करके, सपोर्ट करके, या पार्टिसिपेशन के थ्रू। चेक का मतलब होता है रिव्यू करना, और एक्ट का मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना है काम किसने किया है, कम्युनिकेट करना, और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको रिवाइज करना। ये पहले पॉइंट में आ गए, मैनेजमेंट के हम पढ़ रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। तो पहले तो कब है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, मैनेजमेंट के द्वारा। दूसरा है एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट देना, इनकी एम्प्लॉयज़ की रेगुलर ट्रेनिंग होना। इसके अलावा सजेशन स्कीम, कि ताकि उनके पास अगर कोई सजेशन है तो वो आपको लेने चाहिए। मेजरमेंट करना, उनके जो टास्क, उन्होंने जो काम कंप्लीट किया है, जो आपने दिया था मैनेजमेंट ने, क्या उन्होंने वो कंप्लीट किया, उसको मेजरमेंट करना। और रिकॉग्नाइज करना, उनको शाबाशी वगैरह, रिवार्ड वगैरह देना। इससे क्या होगा, एक्सीलेंस टीम का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बनाता है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले आता है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। क्या आता है, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन इन टेक्निक को एक्सप्लेन नहीं करना अपने को। DOE यानी कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या नाम बनेगा पूरा, फुल फॉर्म याद रख लेना, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो जाएगा। FMEA, FMEA के फुल नाम लिखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, तो ये यहाँ पर यूज की जा सकती है फैक्ट बेस पर, चाहे वो स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल हो, चाहे वो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो, चाहे फिर वो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस हो। ये फुल फॉर्म याद करना। फिर आते हैं द 7 स्टैटिकल टूल्स, कि 7 स्टैटिकल टूल्स कौन कौन से हैं, नाम याद कर लेना, लिखवा देता हूँ मैं। देखिए पहला कैसे किया जा सकता है, नंबर 1 पहला हो सकता है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या हो सकता है, स्ट्रेटिफिकेशन, ये F है, एक मिनट, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, पहला स्ट्रेटिफाइड करना, उसके ग्रुप में डिवाइड करना, आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा आता है हिस्टोग्राम बनाना, डायग्राम बनाया ना, हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम की हेल्प से।
थर्ड वन आता है इसके अंदर फिर चेक सीट। क्या आता है? चेक सीट, जिसको हम टैली सीट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टैली सीट। फोर्थ वन इसके अंदर आता है फिर कोज एंड इफेक्ट डायग्राम। क्या आता है? कोज एंड इफेक्ट डायग्राम। ठीक है, ये कोज एंड इफेक्ट डायग्राम बोल सकते हो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फिशबोन। ये जो फिशबोन टेक्निक है ना, ये दी थी, उसका नाम और लिख देते, उस नाम से भी जाना जा सकता है, कारू इस्कावा। ठीक है, तो ये इसने दी थी, इसलिए इसको कारू इस्कावा डायग्राम भी बोल देते हैं। आगे डायग्राम लगाना चाहो तो डायग्राम भी बोल देते हैं। ये कोज एंड इफेक्ट डायग्राम का ही एग्जाम्पल लगा लो, आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, फिशबोन के नाम से आपको मिल सकता है अगर पेपर में आए तो फिशबोन जो टेक्निक है वो किसने दी है? जो कोज एंड इफेक्ट का रिलेशन शो करती है, वो दी है इस्कावा ने दी थी बस। ठीक है ना, ये पर्सन का नाम है कारू इस्कावा। फोर्थ के बाद आता है, बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिफ्थ के अंदर आता है, ये तो सुना होगा सबने, पेरेटो चार्ट। इसको ना 80-20 रूल भी बोलते हैं। 80-20 का रूल का मतलब है 80% जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सिर्फ 20% एक्टिविटी के कारण होती है। यानी कि जो वाइटल है, जो मेजर प्रॉब्लम होती है, वो तो 20% होती है। आप बोल सकते हैं मेजर जो रोल होता है ना प्रॉब्लम क्रिएट करने में, वो 20% का होता है। यानी कि 80% प्रॉब्लम 20% एक्टिविटी के कारण होती है। ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ये कर सकते हो आप। या फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ, अपना जो बच गया सिक्स्थ के अंदर, सिक्स्थ इसके अंदर आता स्कैटर डायग्राम। ये सुना होगा सबने, स्कैटर डायग्राम स्टैटिक्स में भी आता है वैसे तो। और लास्ट वन अपने पास आता है सेवंथ में कंट्रोल चार्ट। क्या आता है? कंट्रोल चार्ट, जिसको ना सचवर्ट चार्ट भी बोलते हैं। कंट्रोल चार्ट को क्या बोलते हैं? सचवर्ट चार्ट भी बोलते थे। ठीक है, तो ये 7 के 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नाम याद कर, अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 स्टैटिकल टूल कौन कौन से हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर लेते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन, हिस्टोग्राम, चेक सीट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट में कौन सा? फिशबोन, जो किसने दिया था? इस कावा ने। इसके अलावा पेरेटो चार्ट, 80-20% रूल, और फिर स्कैटर डायग्राम, फिर कंट्रोल चार्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट दिया गया है टॉप्स, टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फोर्ड कंपनी है, डेवलप्ड बाय फोर्ड मोटर कंपनी। 8D दिए इन्होंने। 8D कौन कौन से हैं ये और लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये 0 लिख देते हैं, जिसके अंदर मतलब होता है प्लान करना। अब यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी 8D, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 पे क्या आएगा? नंबर 1 पे क्रिएट ए टीम। क्रिएट ए टीम, एक टीम क्रिएट करना जो इस टास्क को कंप्लीट करेगी। सेकंड वन, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। डिफाइन एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर 3 को हम क्या बोलेंगे? कंटेनमेंट या कंटेन, एक ही बात है, कंटेनमेंट द प्रॉब्लम या कंटेन द प्रॉब्लम। या इसका दूसरा नाम और हो सकता है, वो लिख देता हूँ, शॉर्ट टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरिम। क्या बोल सकते हैं? इंटरिम एक्शन, ये भी दिया जा सकता है। ये प्रोसेस पूछी जा सकती है। D4 को क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई, या फिर क्या करना है? डिस्क्राइब करना। आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना एंड वेरीफाई करना। किसको? रूट कॉजेस, कि भाई रूट कारण मतलब जड़ क्या है इसकी, रीजन की, उसको आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना और वेरीफाई करना। फोर्थ, इसके बाद पढ़ते हैं D5 में जो आता है उसके अंदर हम लिखेंगे चूज कोरेक्टिव एक्शन। क्या लिखेंगे? चूज कोरेक्टिव एक्शन। कोरेक्टिव एक्शन को क्या करना? चूज करना। D6, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? D6 में लिखना है आपको इम्प्लीमेंट
एंड वैलिडेट करेक्ट एक्शन, करेक्ट या करेक्टिव एक्शन। फिर आता है अपने पास D7, D7 में लिखना आपको टेक प्रिवेंटिव मेजर, टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। और लास्ट वन आता है D8, इसके अंदर लिखना है टीम रिकॉग्निशन। क्या लिखना है? टीम रिकॉग्निशन, यानी कि कंग्रेच करना अपनी टीम को, उनको बधाई देना काम करने के लिए। तो कौन कौन से देखिए, सबसे पहले D1 में क्या आएगा? क्रिएट ए टीम। सबसे पहले टीम क्रिएट करो, फिर प्रॉब्लम डिफाइन करो, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए एक्शन लो, छोटे छोटे प्लान बनाओ। फिर जो उस प्रॉब्लम के जो कारण थे, कॉज, रूट कॉजेज, उसको आइडेंटिफाई करो, डिस्क्राइब करो और वेरीफाई करो। और फिर क्या करना है? करेक्ट मेजर करना है। जो रूट कॉजेज थे ना, उनको ठीक करने के लिए क्या करना है? करेक्ट एक्शन लेना आपको। और फिर उसको क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है करेक्ट एक्शन प्लान को, ठीक है। और लास्ट में प्रिवेंटिव मेजर का मतलब आगे इन फ्यूचर ऐसा ना हो जो अभी प्रॉब्लम आई है वो। और लास्ट में जो अपनी टीम ने अगर टास्क पूरा किया है तो उसको कंग्रेचुलेशन देना, उसको बधाई देना कि हाँ आपने अच्छा काम किया, टीम रिकॉग्निशन बोलते हैं। तो ये थे आपके फोर्ड ने जो 8D, फोर्ड मोटर कंपनी, रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर ये दिए गए। तो हम कर क्या रहे थे? देखिए, हम जो कर रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पहला पढ़ा मैनेजमेंट कमिटमेंट, दूसरा एम्प्लॉयज इंपावरमेंट, एम्प्लॉयज इंपावरमेंट मतलब एम्प्लॉयज को पावर देना, और फिर आता है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और अब आता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है? इनके लगातार करनी पड़ेगी, एक बार में काम नहीं चलेगा। सिस्टमेटिक मेजरमेंट एंड फोकस ऑन, इसको फुल फॉर्म और लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी। ये क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा यूज किया जाता है, नॉन क्वालिटी, यानी कि ये देखना कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो क्वालिटी से रिलेटेड है, कौन सी है जो क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है। तो जो क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है उनको हटाना ही क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक मेजरमेंट, या फिर फोकस ऑन कॉस्ट ऑन नॉन क्वालिटी, ठीक है ना। इसके बाद आता है एक्सीलेंस टीम, इसमें क्रिएट की जा सकती है। क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस मैनेजमेंट, या फिर स्टैंडर्ड को अटेन करना, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना या इंप्रूव करना स्टैंडर्ड्स को। फिर आता है कस्टमर का फोकस। कस्टमर फोकस कैसे? जैसे सप्लायर पार्टनरशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस रिलेशनशिप विद इंटरनल कस्टमर, जो आपके कस्टमर है इंटरनल, जो आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं वो आपके कस्टमर भी उनके ऊपर। या फिर आप बोल सकते हैं नेवर कॉम्प्रोमाइज़, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करना, क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यही सिखाता है हमें। और कस्टमर के ड्राइव स्टैंडर्ड, जो कस्टमर के अकॉर्डिंग हो वो स्टैंडर्ड सेट करना। तो ये थे इसके प्रिंसिपल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के। देखो, क्वालिटी मैनेजमेंट अलग है, क्वालिटी सर्कल अलग है। तो अभी तक हमने पढ़ा क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल के नेम याद रखने, मैनेजमेंट कमिटमेंट, एम्प्लॉयज इंपावरमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और कस्टमर फोकस, ठीक है। आइए, टोटल 8 जो इमर्जिंग ट्रेंड है मैनेजमेंट के वो करेंगे, जिसमें से हमने 2 कर चुके हैं। एक हमने पढ़ा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, दूसरा हमने पढ़ा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आइए थर्ड हम करते हैं क्वालिटी सर्कल के ऊपर। क्या बात करते हैं? क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी जो सर्कल है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, उन एम्प्लॉयजों में से कुछ एम्प्लॉयज क्या करते हैं? सेल्फ गवर्निंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। उनको कोई बोला नहीं जाता कि आप ऐसा टीम बनाओ और काम करो। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट से, या बोलते हैं जिसको सेम प्रॉब्लम हो, इसमें क्या होता है, जिसकी भी सेम प्रॉब्लम है, उनको पता है भाई हमारे काम करते टाइम ये प्रॉब्लम है, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट से हो चाहे एक ही डिपार्टमेंट, लेकिन प्रॉब्लम सेम होनी चाहिए। सेम प्रॉब्लम है तो कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, खासकर 6 से लेके 8 जो इसके मेंबर होते हैं क्वालिटी सर्कल के, ये क्या करते हैं, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क होता है ना, वो तो कंप्लीट करते ही करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट करके, क्या करके, एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर क्वालिटी सर्कल बनाते हैं, ताकि क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। इनके लिए इनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट सैलरी के अलावा नहीं मिलता, और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वो कौन से होते हैं, इन पूरे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे पहले क्वालिटी सर्कल एक स्मॉल सेल्फ गवर्निंग ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं, जो विद और विदाउट सुपरविजन, इनके ऊपर कोई सुपरवाइजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये वॉलंटरी कंपल्सरी मीटिंग नहीं होती इनकी, वॉलंटरी, जब ये चाहे तब मिल सकते हैं पीरियडिकली। किसके लिए मिलेंगे सर? जो प्रॉब्लम है, जो इनके एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और सोल्व करने के लिए, जो क्वालिटी से रिलेटेड मैटर है।
तो ये कहलाता है क्या, क्वालिटी सर्कल। जनरली इसके अंदर जो वर्क और जो आप बोल सकते हो कि ये जो मेंबर आते हैं वो सेम वर्क ऑफ एरिया से आते हैं, ठीक है, जिसकी प्रॉब्लम सेम है, आप ये मान सकते हो। और हर जो मेंबर होता है उसको पता होता है कि वो किस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्वालिटी सर्कल का मेंबर बना है। 6 से 8 इसके मेंबर होते हैं और इसका मेन मोटिव होता है इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, सबसे पहले टू आइडेंटिफाई या एनालाइज द सोल्व द क्वालिटी वर्क प्रॉब्लम, इनके क्वालिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना इसका मेन मोटिव है। इसके अलावा ये कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर मान लें कि वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम इन्होंने सोल्व कर दी तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट का काम कर रहे हैं। इसके अलावा टू डेवलप इन्हांस, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छे से काम कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लीडरशिप की ऑप्शन मिलता है कि आप लीडरशिप कर सकते हो, अपने आप डिसीजन ले सकते हो। इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को, प्रोडक्टिविटी को, कॉस्ट को कम करना इसका मेन मोटिव है। इसके अलावा क्वालिटी सुपरवाइजरी स्किल इनकी डेवलप होती है, जो बंदा ये काम करते हैं 6-8, ये क्या करते हैं फिर खुद ही प्लानिंग करते हैं, खुद ही उसको लीडरशिप करते हैं, खुद ही प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसको भी रिजोल्व करते हैं। इसके अलावा टू यूटिलाइज इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल अगर अपने काम के अलावा कुछ करता है तो चाहे वो इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव हो, इनोवेटिव स्किल उसकी इम्प्रूव होती है, ठीक है, उसकी गुडविल अच्छी होती है, हाँ ये लोग संस्था के लिए काम कर रहे हैं, हालांकि इनको सैलरी उतनी मिलती है जितने जो संस्था के लिए काम नहीं करते, एक्स्ट्रा काम नहीं करते हम बोलेंगे, लेकिन उनकी इमेज अच्छी होती है। इसके अलावा जो और इसके अंदर क्या किया जाता है, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट, करियर प्लानिंग या HR ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है उस टोटल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, क्वालिटी को, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेन एम आता है। ये ऑब्जेक्टिव था। अब हम पढ़ते हैं इसके बेनिफिट। अब बेनिफिट में हम बात करते हैं सर मॉनेटरी तो नहीं मिलता, अभी आपने बताया क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं मिलता, नो मॉनेटरी रिवार्ड, कोई मॉनेटरी रिवार्ड नहीं मिलता, फिर भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बेनिफिट होता है। क्या होता है, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट हो जाती है इंडिविजुअल की, सोशल डेवलपमेंट हो जाती है कि हाँ समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि समाज जो है, बिजनेस जो है समाज में रहकर ही किया जाता है। अपॉर्चुनिटी, नॉलेज बढ़ती है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करो तो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगी। लीडरशिप पोटेंशियल आपके अंदर क्रिएट होता है, कोई लीडर चला गया तो हो सकता है आपको प्रमोट कर दें। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ती है, सब सेटिस्फैक्शन आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है, हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट बनता है और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट तो अल्टीमेटली सारी चीज़ों का होना ही होना है। तो ये था क्वालिटी सर्कल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट टूल आता है इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ मैनेजमेंट का बेंचमार्किंग। क्या आता है, बेंचमार्किंग। देखिए फोर्थ वन, बेंचमार्किंग क्या दे रखा है, बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस दे रखी है। ये जो प्रोसेस है ये कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको सोल्व करने के लिए दिया है। किसकी निकाल गई, जो कंपनी की परफॉर्मेंस है उसको सोल्व करने के लिए ये बेंचमार्किंग सेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस बेंचमार्किंग में क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो हो सकता है एक कंपनी के इंटरनल हो या एक इंडस्ट्री के हो सकते हैं या फिर अलग अलग इंडस्ट्रियों के भी हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं बेंचमार्किंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, किसको मेजर करना सर, द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज, कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या प्रोसेस हो, अनदर बिजनेस की तुलना में। यानी कि अगर मान लें कि ए बिजनेस है, उसकी बी बिजनेस से उसके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, सर्विस कितनी बेस्ट है, प्रोसेस कौन सी यूज करता है वो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि आप इंडस्ट्री में कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपकी फर्म कहाँ पर स्टैंड करती है। इट इन्वॉल्व लुकिंग आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ देखने जैसा है। क्यों, क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन करते हैं अदर के थ्रू। कैसे, टू एग्जामिन हाउ अदर अचीव देयर परफॉर्मेंस, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस को कैसे अचीव कर रहे हैं उसको समझना है, इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। आउटसाइड का मतलब पर्टिकुलर बिजनेस कोई हो सकता है, आपका कंपटीटर हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या रीजन, कंट्री, कोई भी हो सकता है जिससे आप कंपटीशन करते हैं। इसके अलावा बेंचमार्किंग का एक क्या बेनिफिट और है, टू आइडेंटिफाई इंटरनल अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपको खुद का मेजरमेंट करने का मौका मिल जाता है कि आपकी कहाँ वीकनेस है, कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी एक कंपनी ने एक टारगेट अचीव कर लिया, आप उसको पढ़ो कि उसने कौन कौन से ऐसे एफर्ट थे जिसके थ्रू उन्होंने वो टारगेट अचीव किया। हो सकता है किसी कंपनी ने नहीं किया तो उसकी कमियां ढूंढो, और ये सोचो कि अगर एक कंपनी ने कर लिया
तो आप कैसे कर सकते हो उसी टास्क को, या नहीं कर पाए तो आप उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हो, यही बेंचमार्किंग होता है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 इसके प्रिंसिपल या फॉर्म्स दे रखे, 3 रूप है इसके। फर्स्ट वन आता है इसमें इंटरनल। क्या आता है फर्स्ट वन? इंटरनल। इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब होता है विद इन अ कंपनी, कि आप जो कंपैरिजन करते हो वो एक कंपनी का खुद से ही करते हो, विद इन अ कंपनी। ठीक है। इंटरनल बेंचमार्किंग यूज ए कंपनी ऑलरेडी, जो पहले से ही एस्टैब्लिश एंड प्रूवन बेस्ट प्रैक्टिस एंड दे सिंपली नीड टू शेयर देम। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पहले से ही कोई प्रोसीजर मेथड वगैरह यूज कर रखा है तो उससे बेटर कैसे करोगे। कहने का मतलब खुद से ही कंपैरिजन हो गया ना, उससे बेटर जो करना है उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये कब किया जाता है ऐसा? जब आपको कोई कंपेरेबल डेटा नहीं मिलता बाहर से, तब आप ऐसा कर सकते हो। मान लीजिए जो टॉप मोस्ट कंपनी है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, वो किससे कंपैरिजन करेगी, क्योंकि उससे सारे तो कम ही हैं, तो क्या करेंगे अपनी पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लेंगे। तभी आता है इंटरनल बेंचमार्किंग। क्या लिखेंगे इसमें? विद इन द कंपनी। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग का मतलब होता है विद इन द इंडस्ट्री। क्या होता है? विद इन दी इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी फर्म है उनसे कंपैरिजन करना। और ये विद इन द कंपनी, कंपनी का खुद से कंपैरिजन करना, पास्ट के रिकॉर्ड से कंपैरिजन करना आप बोल सकते हो। ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग आता है कि आपकी पोजीशन को इवेलुएट करना कि आप इंडस्ट्री में कितने नंबर पे आते हैं। ठीक है। तो आप इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की जो लीडरशिप परफॉर्मेंस है उसका पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर आप बोल सकते हो स्टे करते हो, कहाँ पर आपका नंबर आता है। तो आपको याद रखना है, एक इंटरनल बेंचमार्किंग, एक आता है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग, और लास्ट वन आता है इसके अंदर स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग। क्या आता है? स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग। इसके अंदर क्या दिया गया है स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग में? आप क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो आउटसाइड द इंडस्ट्री। आउटसाइड द इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री किसी कोई और है और आप किसी थर्ड इंडस्ट्री से, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर वो फूड इंडस्ट्री से कंपैरिजन करे या फिर सर्विस इंडस्ट्री से कंपैरिजन करे या किसी और से करे, तो उसके रिगार्डिंग बात की गई। यानी कि आपने यहाँ पर अपना जो कंपैरिजन का एरिया है वो वाइड कर दिया, वर्ल्ड क्लास कर दिया। क्या कर दिया? वर्ल्ड क्लास। तो देखिए क्या होता है ये स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग इज यूज व्हेन आइडेंटिफाई एंड एनालाइज। आइडेंटिफाई करना, एनालाइज किसका? वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। ठीक है ना। यहाँ तक पहले तो हम एक कंपनी पे थे, फिर हम एक इंडस्ट्री पे आए, अब क्या है आउटसाइड इंडस्ट्री, हम अलग अलग इंडस्ट्री की पूरी कंट्री के ऊपर वर्ल्ड वाइड पे आ गए हम, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है। मोस्ट यूज किया जाता है जब एक कंपनी नीड टू गो आउटसाइड ऑफ इट्स ओन इंडस्ट्री। जब एक कंपनी अपनी इंडस्ट्री से बाहर देखती, क्योंकि इंडस्ट्री में तो वो टॉप पे है ही, अब उसको और ज़्यादा कंपैरिजन किससे करेगी, तो उसके रिगार्डिंग। तो इसलिए एक जापानी में जिसको होशिन बोलते हैं, इनके आत्मरक्षा आप बोल सकते हो, डायरेक्शन आप बोल सकते हो, तो 6 सिग्मा इसके अंदर दिए गए हैं एम्प्लॉयज को कैसे काम करना, जो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। 6 सिग्मा ऑफन यूज होशिन टू इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉयज आर नॉलेजेबल। ठीक है, सबको नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में? अबाउट द स्ट्रेटजी डायरेक्शन फॉर द कंपनी, कि कंपनी के लिए स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है, उसकी क्या डायरेक्शन है, उसके क्या स्टेप रहने वाले हैं, सभी एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो बेंचमार्किंग जो सेट किए गए हैं वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे किए गए हैं, ये याद रखना। बेंचमार्किंग आर ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड इंडस्ट्री। तो क्रॉस मैचिंग में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप तीनों को याद रखना। कौन कौन से थे? इंटरनल, इंटरनल एक तो था आपका पहले पढ़ा आपने, इंटरनल के बाद में आपने पढ़ा कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव के बाद में आपने पढ़ा है स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग। कर लोगे ना याद? अब स्टेप्स कौन कौन से हैं देखिए। 4 स्टेप्स इंक्लूड किए गए हैं। नंबर 1 अंडरस्टैंड करना, नंबर 2 एनालाइज करना, नंबर 3 कंपेयर करना, और नंबर 4 इम्प्लीमेंट करना। ये याद रखने चारों के चारों स्टेप्स बेंचमार्किंग को सेट करते टाइम। सबसे पहले अंडरस्टैंड, किसको अंडरस्टैंड करना सर? एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, कि आप क्या यूज कर रहे हो फिलहाल। फिर एनालाइज करना अदर के साथ कंपैरिजन करके। ठीक है। द बिजनेस प्रोसेस ऑफ अदर, उनको एनालाइज करना, दूसरों को पढ़ना। फिर उन दूसरों को पढ़ने के बाद खुद का और दूसरों का कंपैरिजन करना। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गैप है, परफॉर्मेंस हमारी कम है, ज़्यादा है, तो उसको फिर नेसेसरी स्टेप लेके उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसने बोला कि बेंचमार्किंग कोई वन टाइम शॉट नहीं है, वन ऑफ एक्सरसाइज नहीं है,
बल्कि इसका क्या है, लगातार यूज करना पड़ेगा आपको, ये भी एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ की अपनी। 4 इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं क्या, फिफ्थ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जिसको SM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SM। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन। किसके बारे में, स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी, जो एक मैनेजर लेता है, डेट मैनेजर कैन कैरी, किसके लिए, सर, टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस या कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब जो मैनेजर डिसीजन लेता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेटर बनाने के लिए, या एक कुछ जो ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी जो सिर्फ उसके पास है और किसी के पास नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना और उससे गेन प्रॉफिट अर्न करना। इसके अलावा समझने के लिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के बारे में और भी डिफाइन दे रखा है, इट इज़ अ बंडल ऑफ डिसीजन, कि इसमें सिर्फ एक डिसीजन नहीं लिया जाता, एक से ज़्यादा डिसीजन लिए जा सकते हैं। ठीक है, बंडल ऑफ डिसीजन एंड एक्ट, और एक्ट करना उन डिसीजनों के अकॉर्डिंग को, और फिर अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना। नेक्स्ट वन, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको इवेलुएट करना, कंट्रोल करना, ठीक है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड बातें हैं आप बोल सकते हो। तो क्या क्या है, इसको 3 पार्ट्स में देखिए डिवाइड करता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या है सर, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली है। नंबर 2 पे क्या करते हैं सर, इसमें इवेलुएट किया जाता है कि कंपटीटर के गोल या सेट वगैरह, पोटेंशियल कंपटीटर आपका कौन है, उसके क्या गोल है, क्या एम है। और नंबर 3 पे क्या जाता है सर, री इवेलुएट। पहला क्या, लगातार प्रोसेस है। दूसरा क्या, कंपटीटर के बारे में डेप्थ में जानना, चाहिए वो प्रेजेंट के हो, एग्जिस्टिंग हो, चाहे पोटेंशियल हो। और थर्ड वन क्या है, अपनी स्ट्रेटजी उनको देखकर बनाना। बस ये क्या कहलाता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। होप से आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है रोल ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के रोल क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला इसका जो रोल दे रखा है, इसने बोला स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है ना, इनकॉर्पोरेट करना, इंक्लूड करना बहुत सारे फंक्शनल एरिया को एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इन फंक्शनल एरिया के बीच में आप बोल सकते हैं हार्मोनाइज करना, या साथ में मिलकर काम करना, इनको साथ में कैसे लेके आ सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पहला एम होता है। दूसरा क्या है, टू कीप कंटिन्यू आई ऑन गोल और ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये देखना कि कहीं आप कंबाइन कर तो लिया लेकिन अपने गोल से भटक गई हो, तो ऐसा नहीं करना। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या है, जो आपका ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर फोकस, ठीक है, जैसे बोलते हैं बाज की तरह आपकी नज़र होनी चाहिए भाई अपने शिकार पर। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होप से आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रेटजी है एक वाइडर टर्म है, कंटिन्यू बेसिस पे किया जाता है, डिसीजन ऑफ बंडल इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कंपटीटर पे ध्यान रखना, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाना, यानी कि कंपटीटर को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाना। बस इतना याद कर लेना इसमें। नेक्स्ट वन फिर आता है इसके अंदर नॉलेज मैनेजमेंट। ये नया होगा, शायद आपने सुना ना हो कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के साथ साथ हम क्या पढ़ते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज का मतलब है, नॉलेज एक तरह की हमारे लिए क्या है सर, एक तरह की एसेट्स है फर्म के लिए। क्या है, एसेट्स है। तो इस एसेट्स को टाइम टू टाइम इवेलुएट करना, इस एसेट को टाइम टू टाइम इंक्रीज करना, यही नॉलेज मैनेजमेंट का मेन मोटिव है। कैसे किया जा सकता है सर, ऐसा किया जा सकता है इनिशिएटिव देकर, प्रोसेस, स्ट्रेटजिक सिस्टम के द्वारा, ठीक है, या फिर उस नॉलेज को जो एम्प्लॉयज़ के पास है या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास है उसको इन्हांस करना, सस्टेन करना, बना के रखना, ठीक है, उसकी असेसमेंट करना, टाइम टू टाइम देखना भी हाँ कुछ कमियां तो नहीं है, कोई चीज़ अपडेट तो नहीं हो गई है, उसको शेयरिंग करना, रिफाइनमेंट करना, ठीक है, और क्रिएशन ऑफ नॉलेज आप बोल सकते हैं। या फिर नॉलेज मैनेजमेंट को अगर एक लाइन में हम बोले तो एक रिलेशनशिप सेट करता है, किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच में नंबर 1 और स्ट्रेटजी के बीच में नंबर 2। यानी कि ये एक मीडियोकर का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या हैं और स्ट्रेटजी कैसी है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, नॉलेज मैनेजमेंट करता है। ठीक है, ये देखें, यानी कि वैल्यू क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन की, यही इसका मेन मोटिव होता है। क्या क्या इसके बेनिफिट दे रखे हैं, देखिए इंपॉर्टेंस क्या क्या दे रखी है नॉलेज मैनेजमेंट की। इट हेल्प फर्म लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स। ये क्या सिखाया जाता है भाई, पिछली बार जो गलती की उससे सीखना ही नॉलेज मैनेजमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका पूरा यूज करना, ठीक है, उसका क्या करना है, पूरा यूज।
मान लिया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक पर्सन ऐसा बैठा है जो 1 नंबर की प्लानिंग करता है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लानिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले बंदे को उठाओ, उसको बोलो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए भी आप प्लानिंग करो। तो ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग, आपके पास है पहले से बंदा, उसके पास नॉलेज भी है, उसका यूज करना, ये सिखाता है। थर्ड वन, ये लॉन्ग टर्म फोकस ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, कि राइट कॉम्पिटेंसी, कि आपके पास स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव उभर के आए, कोई एक चीज़ तो हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर कर दो, और इन्हांस फर्म एबिलिटी, इनोवेट कर सके ताकि नए नए आइडिया क्रिएट कर सके, फर्म की एबिलिटी को बढ़ाना, लोगों को डिसीजन लेने के लिए इनिशिएट करना, राजी करना बोल सकते हो, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर, और इन्हांस करना फर्म की एबिलिटी किस लिए, टू प्रोटेक्ट की नॉलेज, जो सिर्फ उनके पास है, उसको कॉम्पिटेंसी वर्ड यूज कर देते हैं, जो सिर्फ एक फर्म के पास होती है, जिसके बेस पर वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। भाई हर चीज़, हर किसी के पास कुछ न कुछ होता है ना, आप बोल सकते हैं कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, वो टाइप के हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं। सेवंथ इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट आपका आता है बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। क्या आता है, बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन, BPS जिसको बोलते हैं। इसका एम क्या है, बिजनेस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना। हो सकता है कि एक ही प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से कर रहा हो, उनको बस कंबाइन करना, यही आता है। इट्स एम टू यूनिफाई, किसको यूनिफाई करना है सर, प्रोसीजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यूज डिफरेंट प्रैक्टिस, जो अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं टू डू द सेम प्रोसेस, एक ही काम करने के लिए अलग अलग मेथड के बजाय आप एक ही मेथड का यूज कीजिएगा, उसके अंदर कोर कंपिटेंसी लेके आइएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव वट, इसको वट को अचीव करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्साइजेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज, ये कुछ भी अलग नहीं है, बल्कि कंपोनेंट्स को दोबारा से अरेंज करना ही आप बोल सकते हो, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कंपोनेंटाइजेशन। क्या बोला जाता है, कंपोनेंटाइजेशन, जिसको बोलते हैं घटकीकरण, ठीक है। घटकों को, यानी कि जो इवेंट्स दे रखे, जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं, उनको अच्छे तरीके से यूज करना। इट इज नथिंग मोर देन रीयूज ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसेस चल रही है उसको रीयूज करना, ऑलरेडी एस्टेब्लिश एज ए कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट्स के रूप में, ऑफ अनदर प्रोसेस हो सकती है, या फिर सम टाइम अनदर एरिया हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, सब प्रोसेस बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके बाद आता है 8th पॉइंट अपना आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। ये सबने सुना हुआ होगा, ये कोई अलग नहीं है। देखिए इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट में 8th पॉइंट अपना आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको ISO बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर IOS बन सकता है, तो है ना, लेकिन अलग अलग जो संस्थाएं हैं, 2 संस्थाओं से मिलकर बनता है, लेकिन इसको जो लोगो हैं वो अलग अलग कंट्री अलग अलग यूज कर रहे थे, लेकिन इसके कंबाइन जो लोगो हैं ISO पर सहमति सबकी बन गई, चलो ठीक है ये वर्ड यूज कर लेते हैं। किसको रिप्रेजेंट करें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। इसने बोला भाई 2 यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जिसके मिलाकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। कब बनाया गया था, फरवरी 1947 में। कब बनाया गया था, फरवरी 1947 में। देखो क्या है, 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे, द ISO इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन, नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन, एक तो ये था आपका फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्डाइजिंग एसोसिएशन, और दूसरा क्या था, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। 1946 में 25 कंट्री मिले। कहाँ पर मिले थे ये, लंदन के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वहाँ पर बनकर इन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को, और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को यूनिफिकेशन करना, उनको एक सा बनाना। यहाँ पर लिख देता हूँ किसके रिगार्डिंग है ये, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को एक रूपता में, एक चैन में पिरोना आप बोल सकते हो, एक सा बनाना बोल सकते हो आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये कब बनाया गया न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये फरवरी 1947 को बनाया गया। इसके जो वर्ड है वो ISO लिया गया, और ये जो ISO वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ISOS, जिसका मतलब होता है इक्वल, वहाँ से लिया गया था, ठीक है। इस पैराग्राफ में ये बताया कि अलग अलग कंट्री अलग अलग वर्ड यूज करते थे, अपनी अपनी लैंग्वेज में इसका नाम बोलते थे, लेकिन लास्ट में जो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो मानी गई थी वो ISO मानी गई थी।
आज के टाइम में ISO एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। तो जो इसकी आप बोल सकते हो कि कॉन्फेडरेशन, जो इसके संघ में जो डेलीगेट्स के प्रतिनिधि है वो 150 से ज़्यादा कंट्री हैं और 16,500 से ज़्यादा ये क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पब्लिश करता है। और उनको टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार बना दिए छोड़ दे, टाइम टू टाइम उनको डेवलप करता है, उनमें कोई चेंज है, खामियां हैं तो उनको दूर भी करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट फिर आता बेनिफिट ऑफ सर्टिफिकेशन। भाई इससे जो अगर कोई संस्था सर्टिफिकेशन लेती है तो उसको क्या बेनिफिट रहता है, उसको क्या बेनिफिट होता है। देखिए सर्टिफिकेट लेने का बेनिफिट, इसने बोला भाई हर स्टैंडर्ड के लिए सर्टिफिकेट बनाया गया है तो ये ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ता है। हर स्टैंडर्ड के अपने बेनिफिट हैं और ये हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग है विद इन एवरी इंडस्ट्री। फिर भी कॉमन बेनिफिट, कुछ कॉमन बेनिफिट है जो हर किसी को मिलते हैं। वैसे तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ठीक है। जैसे कि हॉलमार्क हो गया ज्वेलरी के लिए वो अलग होता है, ISO हो गया वो अलग होता है, समझ रहे हो ना बात। अलग अलग मार्क्स, अलग अलग जो मार्क है वो ट्रेंड अलग अलग करते हैं, लेकिन कॉमन बेनिफिट क्या होता है सबका, वाइड एंड मार्केट पोटेंशियल। कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट हैं तो क्या होगा, आपकी मार्केट के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होगी, कस्टमर को लगेगा हाँ ये क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है। कंप्लाइंस टू प्रोक्योरमेंट टेंडर, इंप्रूव एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट की सेविंग होती है, हायर लेवल कस्टमर सर्विस मिलती है, कस्टमर को आप सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। हाईएस्ट स्टाफ और मोरल और मोटिवेशन, जो भी आपके काम करेगा एम्प्लॉयज उसको लगेगा ये कंपनी जो है स्टैंडर्ड को मीट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर, वहाँ से इसके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है। कस्टमर को सबसे पहले वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं ये। नेक्स्ट वन क्या होता है, अगर किसी भी मैनेजमेंट के पास ये स्टैंडर्ड है, हैविंग, उसके पास है ये स्टैंडर्ड, तो कस्टमर की नज़र में वो क्या लगते हैं अच्छे, कि हाँ ये सारी नीड हमारी पूरी कर देंगे, कि इन्होंने लाइक प्रोटेक्शन का, कोई सेफ्टी का, सबका ध्यान रखा गया है। फिर आता है 6 कोर प्रिंसिपल्स फॉर ISO सर्टिफिकेट। 6 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं जो इसका बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट कंट्रोल, इशूइंग ए डॉक्यूमेंट विद ए रेफरेंस और वर्जन नंबर, ठीक है। एक रेफरेंस या वर्जन नंबर है, ये क्या क्या होता है इसके रेफरेंस या वर्जन नंबर से, टू इंश्योर डेट राइट डॉक्यूमेंट, यानी कि सही डॉक्यूमेंट, राइट प्लेस एंड राइट टाइम पर इशू करते हैं, पहुंचा जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट पर कंट्रोल रहता है, पहली बात। दूसरा, रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिकॉर्ड का ऊपर कंट्रोल कैसे, इट इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ फाइंडिंग इंडिविजुअल रिकॉर्ड, अगर इंडिविजुअल रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने का ये एक अच्छा मेथड है। इंटरनल रिव्यू का मतलब होता है इट इज ए डेप्थ रिव्यू ऑफ योर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि इसके थ्रू आप ये देख सकते हो जब ऑडिटिंग करते हो अपने साल के एंड में, तो पता चल जाता है कि एक कंपनी जो है, एक मैनेजमेंट जो है वो राइट ट्रैक पे है या नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट आपके पास है। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो तो उससे मैच कर सकते हो। नॉन कॉन्फॉर्मेंस, यानी कि अगर जो स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, गैर अनुरूपता बोलते हैं हिंदी में इसको, अगर स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है तो देखेंगे कि ये प्लानिंग के अनुसार जो अगर नहीं है तो इसमें कमियां कहाँ पर है, उन कमी को दूर किया जाता है फिर करेक्टिव एक्शन के थ्रू, ताकि ये फ्यूचर में ना हो। और प्रिवेंटिव एक्शन भी इसलिए लिया जाता है कि क्लैरिटी की जाती है कि पोटेंशियल रिस्क जो बिजनेस को होने वाला है किसके कारण, नॉन कन्फॉर्मेंस के कारण, कि जो आपने स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया तो गवर्नमेंट कोई एक्शन ना ले ले, आपका ब्रांड बंद ना कर दे, कंपनी के ऊपर कोई फीस पेनल्टी वगैरह ना लगा दे उसके रिगार्डिंग। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर और इसी के साथ अपना जो है टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।